हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रश्नोत्तरी को, और आज की प्रश्नोत्तरी को भी बेहतर बनाते हैं, बहुत फास्ट ही करते हैं क्योंकि ये क्लास मिलने वाली है आपको रिकॉर्डेड। तो चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं पहला प्रश्न क्या कहा गया है। कहता है निम्न में से कौन से समजात अंग है। जब हम बात समजात की करते हैं, किसकी बात करते हैं, समजात की बात करते हैं। समझिएगा, अगर हमने कहा समजात, अब आप बताइए सम मतलब क्या होता है, समान होता है, और जात किसको कहते हैं, जात कहते हैं जन्मा। यानी यहाँ पर कहते हैं कि कौन से अंग समान तरह से जन्मे हैं। तो देखिएगा, पहला कहता है मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, ये समान जगह से इनका उद्भव हुआ है, यानी समान जगह से निकले हैं। दूसरा कहता है घोड़े और आदमी के अग्रपाद। तीसरा कहता है कीटों और पक्षियों के पंख। चौथा कहता है मछली और बिल्ली की पूंछ। तो देखिए साथियों, इसमें जो है घोड़े और आदमी का अग्रपाद, यानी अगर आपने देखा होगा कि इंसानों का जो उद्भव है वो बंदर से हुआ। पहले, आज भी बंदर ऐसे दोनों हाथ दोनों पैर से चलता है। पहले मनुष्य भी ऐसा ही चला करता था, लेकिन आज उसने क्या कर लिया, आज उसने अपने हाथों का प्रयोग बदल लिया है। ये हमारे अग्रपाद होते हैं। अग्रपाद से हम काम करने लगे और पश्चपाद से हम चलने का काम करने लगे। तो हमारे जो अंग हैं, जो हाथ और पैर, वो समान जगह से उत्पन्न है, लेकिन साथियों हम उनका कार्य क्या करते हैं, हम उनसे कार्य अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसे अंग जो निकले तो समान जगह से हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा और आदमी के जो साथियों अग्रपाद है, ये समान स्थान से निकले हैं, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। जबकि पैर से, आज भी पैर से घोड़ा चल रहा है, हम लोग भी चल रहे हैं, तो पैर तो समान कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन हाथ का कार्य बदल गया। तो इसीलिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, समजात अंग होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, यानी खोज में। तो जब हमारे देश के वैज्ञानिक या कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, तो जो साथियों अपने साथ क्या ले जाता है, अपने साथ क्लोरेला ले जाता है। क्या ले जाता है, क्लोरेला ले जाता है। और क्लोरेला का, जैसे आपका मंजन होता है ना, मंजन में जो पेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, वैसे ही क्लोरेला को पेस्ट बना के ले जाता है। और वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, वैसे ही जेली टाइप में होता है। जैसे अगर बात करें जो मैगी वैगी का वो क्या आता है, केचप आता है ना, तो उस तरह से अर्ध ठोस अवस्था में होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री उसको मुंह में दबाते हैं और मुंह से उसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना क्लोरेला है। क्लोरेला को साथियों अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं, और अंतरिक्ष यात्री इस क्लोरेला से क्या प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्लोरेला को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। वी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है फाइलेरिया। जैसे ही फाइलेरिया आया साथियों, फाइलेरिया को हाथी पांव कहते हैं, फाइलेरिया को पील पांव कहते हैं। ठीक है, फाइलेरिया को एलिफेंटेसिस कहते हैं, है ना, एलिफेंटी मतलब हाथी, तो एलिफेंटेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर कहा है कि फाइलेरिया होता है, वो कैसे पैदा होता है। तो फाइलेरिया के लिए साथियों एक मच्छर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूलेक्स मादा मच्छर। क्या कहते हैं, वो होता है क्यूलेक्स मादा मच्छर। और ये जो क्यूलेक्स मादा मच्छर होता है, ये साथियों एक परजीवी है जिसका नाम है बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, है ना। इसको लेकर उड़ जाता है। ठीक है, इसको लेकर उड़ जाता है और मानव शरीर में भेज देता है, जिस कारण व्यक्ति का एक पैर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको हाथी पांव कहा जाता है। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों सी हो जाएगा। यहाँ पर लैम्बिकोइडाइस नहीं होगा, हिस्टोलिटिका भी नहीं होगा, इसके कारण तो पेचिस हो जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कशेरुकी में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। कहने का मतलब साथियों होता क्या है, हम जो पेय यूज करते हैं, कहने का मतलब पानी, कहीं कहीं के पानी में सीसा की अधिकता होती है। या आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो वो खाते हैं मैगी वैगी खाते हैं, तो उसमें भी सीसा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कशेरुकी हैं
उनके लिए शीशा विषाक्त है, यानी शीशा विष के समान है। लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जो शीशा की विषाक्तता का नहीं है? तो पहला कहता है तंत्रिकी दोष, इससे तंत्रिका दोष हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। साथियों ये वृक्क पर, यानी जो हमारी किडनी को है, किडनी को बहुत हार्मफुल करता है, बिल्कुल सही है। अरक्तता, अरक्तता की बात करें तो अरक्तता मतलब क्या होता है? खून की कमी। भाई जब शीशा हो जाएगा तो खून की कमी भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कौन सा नहीं है? मेट हीमोग्लोबिनिया नहीं है, मेट हीमोग्लोबिनिया नहीं है, तो इसका राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है मानव शरीर में इंसुलिन, जैसे ही बात आती है इंसुलिन की, किसकी आती है? इंसुलिन की आती है, हमें क्या याद आता है? वैसे ही डायबिटीज आ जाता है। इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज नियंत्रण करता है। क्या करता है? डायबिटीज को नियंत्रित रखता है, डायबिटीज पर नियंत्रण रखता है। अब यहाँ पर कहता है रक्त दाब का संधारण, भोजन के पाचन में सहायक, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण, भैया शर्करा को ही तो ग्लूकोज डायबिटीज कहते हैं, है ना। शरीर में आयोडीन, आयोडीन को कौन करता है कंट्रोल? आयोडीन का कंट्रोल, आयोडीन खुद ही कंट्रोल करता है, किस रोग पर? घेंगा रोग पर, है ना। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह क्या जाएगा? सी चला जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फलते फूलते हैं? याद रखिए, अपने जीवन में एक बार जिनमें फल आता है या जिनमें फूल आता है उनको साथियों कहते हैं सतकृत फली। सतकृत फली। देखिए सतकृत मतलब क्या होता है? एक बार। सतकृत मतलब एक बार अच्छी तरह से, एक बार अच्छी तरह से फल। फली है, फली का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फलने और फूलने। क्या हो जाएगा? फलने और फूलने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? सतकृत फली कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका बी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अपने जीवन में एक बार फलने फूलने वाले क्या कहलाते हैं? सतकृत फली कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला फटाफट बताइए। काकरोच का लार्वा इल्ली कहते हैं, निम्फ कहते हैं, मैगट कहते हैं या भ्रंगक कहते हैं? विकल्प आपका क्या होगा? निम्फ चला जाएगा। क्या होगा? निम्फ हो जाएगा। अगला कहते हैं यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए, इसको थोड़ा समझिएगा। कहते हैं यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो घनत्व क्या होता है? देखिए पहले घनत्व को समझ लेते हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब होता है घनापन। क्या होता है? घनापन। कोई चीज कितनी घनी है वह उसका घनत्व हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास बर्तन था, इस बर्तन में चीनी थी। इस बर्तन में क्या किया था? चीनी थी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत गौर से, अगर एक बार इसको समझ लिया ना, अच्छों की ये भेजे में बात घुसती नहीं है। आप समझिएगा, हम बेस्ट तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? यहाँ पर हमने आपसे कहा कि एक बर्तन था, उसमें साथियों क्या थी? उसमें चीनी थी। अब इसमें हमने देखा नहीं और मिस्टेक से या गलती से हमने इसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। हमने इसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। अब साथियों नमक और चीनी एक में मिल गई। तो पहले आप देखे होंगे कि चीनी के उसमें जब चीनी होगी तो चीनी के कण आपस में पास पास होंगे ना। जब सिर्फ चीनी थी तो चीनी आपस में पास पास थी, लेकिन जब हमने उसमें नमक भी मिला दिया या बालू भी मिला दी तो अब जो यही चीनी का कण होगा वह साथियों कुछ दूर दूर हो जाएगा। क्या होगा? कुछ दूर दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में नमक भी घुस गया। वैसे ही पहले क्या था? जैसे इसमें मान लीजिए एक दूध है और दूसरा क्रीम है। पहले दूध था तो पास पास में होगा, लेकिन जब क्रीम मिला दी, मक्खन मिला दिया तो दूध के अणु क्या हो गए? दूर दूर हो गए। अब जैसे ही हम क्रीम निकाल लेंगे तो दूध के कण फिर से पास आ जाएंगे। तो कहता है यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो इसका घनत्व कैसा हो जाएगा? भैया क्रीम हटा दी तो दूध के कण क्या आ जाएंगे? आपस में पास आ जाएंगे, तो घनत्व अधिक हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व साथियों बढ़ता है। घनत्व क्या हो जाता है?
बढ़ता है, और पता है इसमें लोग अक्सर क्या करते हैं, कहते हैं कम होता है, लोग कहते हैं कम होता है। आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला कहते हैं निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। यानी अगर पूछा जाए खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, बिल्कुल एकदम खुला होता है। कहता है झींगा में, केचुआ में, टोड में या मनुष्य में, या मनुष्य में। ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्थ्रोपोडा, क्या हमने कहा, हमने कहा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और मोलस्का, इनमें आपके खुला परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब आप क्या देख रहे हो, पहला लिखा है झींगा, केचुआ, टोड और मनुष्य, तो मनुष्य तो नहीं होगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर है झींगा, केचुआ, टोड, झींगा, केचुआ, टोड। अब तो आप बता सकते हो ना, अब आप बता सकते हो। देखिएगा केचुआ के नहीं होगा, क्योंकि जो केचुआ होता है ना, केचुआ साथियों एनेलिडा का होता है, तो नहीं होगा। टोड भी नहीं होगा, जो विकल्प जाएगा वह क्या चला जाएगा, झींगा चला जाएगा, क्योंकि झींगा आर्थ्रोपोडा का होता है, झींगा आर्थ्रोपोडा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाने वाला है वह क्या है साथियों, झींगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण वाहिका में बहते रक्त में थक्का नहीं जमता। अब देखिएगा यहाँ पर कहते हैं किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता, तो रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है, थक्का जमने से रोकता है, थक्का जमने से कौन रोकता है, यानी रक्त को थक्का कौन नहीं जमने देता, तो साथियों हिपैरिन नहीं जमने देता। लेकिन यहाँ पर हिपैरिन तो दिया ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साथियों हिपैरिन को क्या कहते हैं, हिपैरिन को एक कृतिन कहा जाता है। एक कृतिन हिंदी है, हिपैरिन इंग्लिश है, तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह आपका ए चला जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला निम्नलिखित में आपको बताना है सही क्या कहता है, विकसित भ्रूण को, यानी जो भ्रूण है, बच्चा है, बच्चा तो तब होगा जब पैदा हो जाएगा, इससे पहले तो भ्रूण रहेगा। कहते हैं विकसित भ्रूण का, यानी जब बच्चा पूरा बन गया, भ्रूण पूरा तैयार हो गया, इसके बाद जो प्रसव होता है उसको वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। देखिएगा आपने सुना होगा डिलीवरी जो होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है, डिलीवरी भी होती है। तो यहाँ पर जब महिला के जो बच्चा होता है वो उसका समय जब पूरा हो जाता है तो प्रसव पीड़ा शुरू होती है, यानी पैदा होने वाला जो दर्द होता है उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो अगर भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो गया, भ्रूण पूरी तरह से बन गया, तो उसके प्रसव को प्रसव ही कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गर्भ का गिरना गर्भपात, अंडोत्सर्ग अंडे का एक से दूसरे में जाना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंड निक्षेपण अंडे का छिपना अंड निक्षेपण होता है, शी विकल्प होगा। ठीक है, चलिए आगे, अगला कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अरे भैया क्या कह रहा है, कह रहा है थायरॉक्सिन। जैसे थायरॉक्सिन को आपने देखा, आपके माइंड ने क्या कहा कि थायराइड ग्लैंड से संबंधित होगा। अब यहाँ तो थायराइड ग्लैंड ही नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड को गलत लिखा है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड को साथियों क्या कहा जाता है, आबर्टू ग्रंथ कहा जाता है, आबर्टू ग्रंथ। और जो पैराथायराइड को होता है उसको साथियों परी आबर्टू कहा जाता है, परी आबर्टू या पैरा आबर्टू कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वह क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है बिना एंजाइम वाला पाचक रस। साथियों जितने भी आपके पाचक रस हैं, जितने भी आपके पाचक रस हैं, पाचक रस मतलब जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, मोस्टली इनमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो आपका जो हमारा पित्त रस है, पित्त रस भोजन पचाने में सहायक नहीं होता। फिर से कह रहे हैं, कहते हैं पित्त रस एक ऐसा रस है जो साथियों अशुद्धि यानी हमारे भोजन को कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है। जो पित्त रस है वह साथियों कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। और याद रखिएगा साथियों इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प जाने वाला है वह सी होगा। पित्त रस यकृत में बनता है और इकट्ठा पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला कहता है बीज के अंकुरण। भाई ये क्वेश्चन वो लोग जल्दी कर पाएंगे जो लोग हमारे गांव से रिलेटेड है, जिनको खेती बाड़ी थोड़ी बहुत आती है।
कहता है बीज के अंकुरण के समय अनिवार्य विशेषता किसकी होती है? देखिएगा, जब बीज अंकुरित होता है, यानी जो बीज होता है, बीज में अंकुरण जो होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश है? बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा, खनिज है? बिल्कुल नहीं है। अगर खनिज ना भी होगा तो भी अंकुरित हो जाएगा। अब मिट्टी और जल, देखिएगा, मिट्टी में बीज डाला जाता है तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी बरसात के समय आप जैसे आपने देखा होगा जब किसी चीज को आप भिगो के रख देते हो, जैसे उड़द है, मूंग है, जो लोग अंकुरित खाते हैं, तो क्या वो मिट्टी में रखते हैं? नहीं, लेकिन वो अंकुरित हो जाती है। तो अंकुरण के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वह है जल। क्या है? जल। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे, किससे पूछ रहा है? कहता है पत्थर भी है, चट्टान भी हो सकती है, इससे आपसे पूछा जा सकता है पर्वतों से। पर्वतों में तो चाहे पत्थर पूछे, चाहे चट्टान पूछे, चाहे सैल पूछे, कुछ भी पूछे, तो याद रखिए साथियों, पत्थरों और चट्टान या पर्वतों में जो वनस्पति निकलती है उसको कहते हैं सैलोदभिद। क्या कहते हैं? सैलोदभिद कहते हैं, या साथियों इसी को कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह साथियों बी चला जाएगा। बालू में निकलने वाली बालुकोद्भिद, लवण यानी नमकीन मृदा में निकलने वाली लवण मृदोभिद, और अगर कहा जाए बात यानी वायु में निकलने वाली, वायु में निकलती ही नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो साथियों लोगों की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब इसका कारण क्या है? जैसे आपने देखा होगा जब लोग किसी को मार देते हैं ना तो उसका गला दबा देते हैं। गले दबाने से ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं जा पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो हमारी जो कोशिकाएं होंगी वो कार्य करना बंद कर देती हैं। कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। कोशिकाओं को कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वह होता है ऑक्सीजन। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दम घुट जाता है, यह एक विषैली गैस है, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। बिल्कुल सही साथियों, ये विषैली है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो अगर विषैली है तो हम तभी मर जाते हैं, लेकिन नहीं मरते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी होती है। कहते हैं दम घुट जाता है। हाँ, दम घुटेगा क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो दम घुटता है। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प आपको देना है वह आपका ए होगा। ठीक है, ए विकल्प आपका राइट विकल्प हो जाएगा। आगे अगला कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही। देखिएगा, जब साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश को क्या किया जाता है? प्रकाश को पौधे के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब पौधे का कौन सा भाग लेता है? तो याद रखिएगा साथियों, पर्णहरित लेता है। इसी को कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश को पौधे का कौन सा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश को अवशोषित करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पर्णहरित अवशोषित करता है, ना क्लोरीन, ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा प्रश्न पत्र जरा सही से पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आपसे नॉर्मली हल हो जानी है। आगे देखिएगा। अगला कहता है, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज किसी का भी समय उठाकर ठीक ऐसे ही पूछ दिया जा सकता है कि इसका समय क्या है या ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, ऐसे तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिएगा साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। और साथियों प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? आत्माराम पांडुरंग। बात समझ में आ गई। लेकिन इसका जो समय है साथियों, इसका समय प्रार्थना समाज का समय गलत है। प्रार्थना समाज का समय गलत है। ठीक है, इसका समय क्या है? 1867। 1867। तो यही विकल्प आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला
ये प्रश्न हमने पीछे भी कराए हैं, ये प्रश्न पीछे भी कराए हैं और बार बार इनको इसीलिए कराते हैं आपकी चालाक खोपड़ी में बात घुस जाए। आगे कहता है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद ने, सहजानंद ने, चंद्रसेन ने। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो। आगे देखिएगा अगला कहता है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आगा खां, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां। तो याद रखिएगा साथियों, जो अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन था वह साथियों मुस्लिम धर्म को यानी मुस्लिम लोगों को हम कह सकते हैं मुस्लिम लोगों को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चलाया गया था। आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चलाया गया था। प्रदान करने के लिए चलाया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो आंदोलन था ये साथियों कब चलाया गया? क्या पूछा हमने आपसे पूछा ये जो आंदोलन था ये कब चलाया गया? तो आप क्या कहोगे? याद रखिएगा साथियों, जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब? 1875 में। तो ये भी साथियों अलीगढ़ आंदोलन उसी वर्ष चला था 1875 में। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका डी जाएगा। क्लियर? आगे देखिए क्या कहता है कौन सुमेलित नहीं है? पहला कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल, तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष। साथियों प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी अभी हमने आपको बताया था 1867 में। कितने में? 1867 में। किसके द्वारा की थी? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है। हाँ, इसके प्रमुख प्रतिष्ठापक की अगर बात करें कि इसको प्रतिष्ठा किसने दिलवाई थी, तो इसको प्रतिष्ठा दिलवाने में साथियों गोविंद रानाडे का बहुत बड़ा हाथ था। गोविंद रानाडे का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है वह क्या जाएगा? ए चला जाएगा। बोलिए, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यंग वंग आंदोलन। साथियों जब यंग वंग की आंदोलन की अगर बात हो रही है तो आप ये याद रखिएगा यंग वंग आंदोलन साथियों उसी वर्ष चलाया गया जिस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना हुई यानी 1828 में। किसके द्वारा चलाया गया? हेनरी विवियन डेरेजियो। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा चलाया गया। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है पहला हेनरी विवियन डेरेजियो, दूसरा कहता है एनी बेसेंट, कर्नल आलकाट या राजा राममोहन राय। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। क्या जाएगा मेरे साथियों? ए चला जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ चलाया गया तो ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कहाँ? कहता है बंगाल। तो ये कहाँ किस स्थान पर चलाया गया था? बंगाल में चला था। अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का, याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित क्षेत्र या आपसे पूछा जाए अनुसूचित किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या अनुसूचित जाति घोषित करने का, ठीक है, क्षेत्र और राज्य दोनों को घोषित करने का अधिकार किसके पास है मेरे भाइयों? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल तो सिर्फ राज्य में करेगा। यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री होगा ना प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति करेगा। हालांकि ये बात अलग है क्योंकि राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, जो भी करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो हमारा संविधान कहता है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कोई भी जाति है उसको क्या घोषित करेगा? किसी भी जाति को ये कहेगा कि अनुसूचित जाति है या नहीं है, ये भी घोषित उसी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी, कहता है मुख्य न्यायाधीश
भैया जो न्यायाधीश होगा वो विधि अधिकारी नहीं होगा, वह क्या होगा, न्याय अधिकारी होगा। क्या होगा, न्याय देने वाला होगा, विधि अधिकारी नहीं होगा, विधि मंत्री नहीं होगा, विधि सचिव नहीं होगा। याद रखिएगा साथियों, प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये साथियों केंद्र की ओर से, केंद्र की ओर से, केंद्र की ओर से जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनमें क्या करता है, संघ सरकार की ओर से यही साथियों लड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है, केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है। ठीक है, इसीलिए विधि कहा गया। विधि का मतलब ही तो कानून होता है। आप बताओ विधि का मतलब क्या होता है, कानून होता है। तो कानूनी मामले में, कानूनी मामले में क्या करेगा, सलाह देगा, कानूनी मामले में सलाह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जल्दी से बताइएगा, कहता है लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं, उच्चतम न्यायालय बिल्कुल नहीं, संघ लोक सेवा बिल्कुल नहीं, कौन, संघीय परिषद। यहाँ पर संघीय परिषद से छोड़कर आप यह याद रखिएगा संसद। क्या, संघीय परिषद ना याद करके आप याद रखिएगा संसद। क्या याद रखिएगा, संसद। आगे 6 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या बनाया गया है, मूल अधिकार बनाया गया है। 21 का में इसका वर्णन है। और हाँ, 46वां संविधान संशोधन 2002, 46वां संविधान संशोधन 2002 में ये कहा गया था। पहले ये किसमें था, पहले साथियों यही आपके नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अब उसी को 46वां संविधान संशोधन करके इसी को आपको क्या बना दिया गया, आपका मूल अधिकार बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। देखिएगा जो साथियों एटम बम होता है, एटम बम, एटम बम आप सभी ने सुना होगा एटम बम के विषय में। तो जो एटम बम होता है उसमें साथियों क्या होता है, एटम बम में साथियों नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके केंद्र की अगर हम बात करें, इसके केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटम बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बेझिझक आप क्या कहिएगा कि साथियों यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, ए। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, सूर्य में जो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन का क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयनित होना। ठीक है, विकल्प है। आगे अगला प्रश्न कहता है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने का कार्य करती है। देखिएगा साथियों जो साइक्लोट्रॉन है ये क्या है, ये एक तरह का उपकरण है या साथियों एक तरह का मशीन है। ठीक है, जो प्रोटॉन को आवेशित करके, जो क्या करती है, प्रोटॉन को आवेशित करती है। प्रोटॉन को क्या करेगी साथियों, याद रखिएगा प्रोटॉन को आवेशित करेगी और जब प्रोटॉन आवेशित हो जाएगा तो उसमें उच्च वेग उत्पन्न करती है। क्या करती है, उच्च वेग उत्पन्न करती है, उच्च वेग उत्पन्न करती है। तो यहां पर विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर परमाणु, अभी हमने एटम बम की बात की थी तो उसमें हमने ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र में आपका क्या होता है, केंद्र में साथियों आपके या तो प्रोटॉन होंगे या आपका न्यूट्रॉन होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन साथियों इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या नहीं है, फोटॉन नहीं है, फोटॉन नहीं है। क्लियर, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट आपको बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है। साथियों बहुत आराम से एक
इत्मीनान से आप ये सोचिएगा कि मरुस्थल कहाँ है, हमारे यहाँ मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल आपका कहाँ है, तो आप कहोगे हमारे यहाँ थार में है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो अफ्रीका में है, कौन सा है, सहारा है। ठीक है, थार कहाँ है, गुजरात में। देखिएगा थार गुजरात में बता दिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे मैम को ये नहीं पता है। चलिए देखिए, सबसे पहले कहते हैं बालू की भारी मात्रा। भाई बालू की भारी मात्रा तो नदियों में भी तो होती है। दूसरा कहता है मृदा में बीज संस्तर का ना होना। अगर मृदा का बीज संस्तर नहीं होगा तो साथियों वनस्पति नहीं होगी। क्या होगी, वनस्पति नहीं होगी। जो वनस्पति होगी वह कटीली होगी। तीसरा कहता है उच्च तापमान, तो सबसे ज्यादा उच्च तापमान तो विषुवत रेखा पर रहता है, जबकि सबसे घने वन यानी वहां तो सदाबहारी वन है। क्या है, सदाबहारी वन खड़े हुए हैं। तो आपका राइट विकल्प क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान भी उच्च है, जहां पर तापमान उच्च है और वर्षा की कमी है, ऐसे स्थान पर साथियों क्या होते हैं, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में विषम पद का चुनाव करिए। पहले कहता है चाप झील, झील है, विसर्पण झील है, डेल्टा। ये साथियों नदियों का, जहां पर नदियों का मुहाना बनता है, नदियों का मुहाना, या हम कह सकते हैं नदियों के मुहाने पर बढ़ा हुआ भाग, बढ़ा हुआ जो दलदली भाग होता है उसको डेल्टा कहते हैं। बालसोन ये भी साथियों विसर्पण झील है। ये क्या है, विसर्पण झील है। तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह क्या चला जाएगा, सॉरी विकल्प क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। डेल्टा झील नहीं है, चाप झील है। विसर्पण भी एक तरह से झील होती है, यानी जो विसर्पी होती है वो क्या होती है ये देखेगा। अरे विसर्पण बता दे। आपने देखा होगा नदियां इस तरह से गति करती हुई जाती हैं कि नहीं जाती हैं। कहने का मतलब ये जो सभी क्षेत्र हैं ये आपके पानी से संबंधित है। किससे संबंधित है, जहां पर पानी बहने का कार्य करता है, चाहे चाप झील हो, चाहे बालसोन हो, चाहे विसर्पण हो। विसर्पण में नदी आ जाएगी। लेकिन डेल्टा क्या है, डेल्टा ऐसे क्षेत्र है जहां पर नदी अपना मुहाना बनाती है और वह क्षेत्र बढ़ जाते हैं। विकल्प होगा सी, विकल्प होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। जल्दी से आंसर करिएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, प्रशांत। साथियों प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की घटना होने के कारण, ज्वालामुखी की घटना होती है जिस कारण क्या दिखाई देती है, आग दिखाई देती है। इसीलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, सर्कल ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय या अग्नि श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं या साथियों अग्नि श्रृंखला कहते हैं, अग्नि श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हजार धुआरों की घाटी अलास्का, हजार धुआरों की घाटी अलास्का, विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उस देश का नाम इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, जहां से नहीं गुजरती है। सबसे पहले चीन, चीन से तो इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, बांग्लादेश में साथियों ये क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। क्या बनाती है, अपना मुहाना बनाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और वहां पर इसको दिहांग कहा जाता है। तो कौन सा राज्य नहीं होगा, सॉरी कौन सा देश नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा। कौन सा देश नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत। साथियों भारत के पास तट रेखा है। देखिएगा एक छोटा सा आपके लिए एटलस एक मानचित्र ले लेते हैं जिससे आपको सीखने में आसानी हो जाए। देखिएगा मान लेते हैं ये है साथियों मैप आपके सामने,
और आपको बताना है तट रेखा। तट रेखा का मतलब जिसके पास सबसे लंबी किनारे, देखिएगा ये साथियों आपका कनाडा, एक सेकेंड, ये है आपका कनाडा, ये ऊपर वाला ये कनाडा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, भैया ये ऑस्ट्रेलिया, ये देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है आप सभी के सामने, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका भारत है, ये भारत है, ये वाला, ये हम कह सकते हैं यहां से भारत है, ये भारत है, ठीक है, ये वाला। अब क्या कहता है, और कहता है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अब यूएसए आप देख रहे हैं, यूएसए, जबकि कनाडा ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां से ऐसे, इस तरह से फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है, तो आप क्या कहोगे, सबसे लंबी तटीय रेखा साथियों किसकी है, कनाडा की है। अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य की है, अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य की है, तो आप क्या कहोगे, किस राज्य की है, तो आप कहोगे गुजरात। किसकी है साथियों, गुजरात की है। विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है पेनाइन, अप्लेसियन, अरावली किसके उदाहरण है। पहला कहता है युवा पर्वत, पुरानी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत। अब भाई हो सकता है आपने अप्लेसियन पर्वत ना पढ़ा हो सकता है आपने पेनाइन पर्वत ना पढ़ा हो, लेकिन आपने अरावली तो खूब पढ़ा होगा कि जो अरावली पर्वत है वह कहाँ है, राजस्थान में है। आजकल साथियों ये बहुत ज्यादा कटपट गया है, अब इसका छोटा हिस्सा ही हमें देखने को मिलता है, इसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, या साथियों इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिड्यूल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिड्यूल पर्वत। तो आप सभी याद रखिएगा कि जो आपके पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो रेजिड्यूल पर्वत बन चुकी हैं। क्या बन चुकी हैं, रेजिड्यूल माउंटेन बन चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कट फट गई हैं। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। युवा पर्वत में आपका आ जाता है हिमालय, क्या होता है, हिमालय आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको बताना है कि कहां क्या स्थित है। देखिए आप सभी को पता है पेरिस सीन नदी के तट पर है, यानी बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। साथियों रॉटरडम बंदरगाह की अगर हम बात करें तो राइन नदी पर है। किस पर है, राइन नदी पर है। सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी, सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी। अब देखिएगा अगर हम बात करें साथियों जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन किस नदी के तट पर है, पोटोमैक। यानी अगर हम डी की बात करें तो डी तो हमारा दूसरा हो गया, तो सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्रम बन रहा है 3 1 4 2, 3 1 4 2 है ना, सही है ना, 3 1 4 2। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। सी विकल्प जाएगा अफ्रीका के उत्तरी भाग पर। कहां पर है साथियों, उत्तरी भाग पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है पाकिस्तान में थार मरुस्थल से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। कहता है गोबी। भाई गोबी कहाँ है, मंगोलिया में है। कहां पर है, मंगोलिया में है। मंगोलिया कहाँ है, चीन के ऊपर है, तो ये तो होना नहीं है। कहता है सुक्कुर मीरपुर नहीं। साथियों जो थार के मरुस्थल से लगा हुआ है, हाँ वह क्या है, आपका चोलिस्तान है। और चोलिस्तान कहां पर है साथियों, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो विकल्प आपका क्या होगा, विकल्प साथियों आपका बी जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाना है। क्लियर, सभी को बात समझ आई। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि भाई सारी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। चलिए इसमें भी हम आपको एक छोटा सा ही लेंगे। चलिए ये ले लेते हैं, देखिएगा अब इसको समझिएगा। यहां पर क्या कहता है भूमध्य रेखा। भाई भूमध्य रेखा कहां होगी, देखिए भूमध्य रेखा कहां होगी, तो भाई भूमध्य रेखा तो इसके नीचे होगी ना, भारत के बहुत नीचे है, भारत के बहुत नीचे है भूमध्य रेखा, ठीक है।
भारत के नीचे है, भारत में नहीं गुजरती है। अब कहता है कि उसके समीप कौन सा होगा। पहले कहता है कोलकाता, भाई कोलकाता कहाँ है? कोलकाता हमारा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर कहीं कोलकाता होगा, ठीक है। फिर कहता है विशाखापट्टनम, भाई विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है मुंबई, मुंबई यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मुंबई यहाँ कहीं होगा, यहाँ मुंबई होगा, मुंबई यहाँ कहीं होगा। अब कहता है श्रीनगर, भाई श्रीनगर तो यहाँ पर होगा। अब बताइए सबसे पास में क्या हो जाएगा? सबसे पास में क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जबकि कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। और श्रीनगर कहाँ है भैया? जेके में है, ये तो सबसे दूर है। अगर सबसे दूर पूछा जाता तो श्रीनगर होता, सबसे दूर पूछा जाता श्रीनगर होता, लेकिन सबसे समीप पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? साथियों अगर कभी भी आपसे कर्क रेखा से प्रश्न पूछा जाए तो कर्क रेखा 8 राज्यों के, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए किन क्षेत्रों के पास में है तो याद रखिएगा साथियों, रांची, गांधीनगर, भोपाल, है ना, किनके समीप है तो आप याद रखिएगा साथियों ये गांधीनगर के समीप है। आपको याद रखना है साथियों ये भोपाल के समीप है, ये रांची के समीप है, और अगरतला, और किसके? अगरतला। ये साथियों 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं बिल्कुल कर्क रेखा के समीप हैं, बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है। तो पहला चेन्नई नहीं होगा, चेन्नई तो भैया अगर यहाँ बात करें ना तो चेन्नई तो यहाँ होगा, तो चेन्नई तो होने से रहा। और भाई यहाँ पर हमारा पश्चिम कोलकाता होगा। भोपाल और श्रीनगर, श्रीनगर तो होना नहीं है क्योंकि श्रीनगर तो यहाँ होगा। अब इन दोनों में अगर आपको चूज करना पड़े तो सी विकल्प हो जाएगा, भोपाल होगा। क्या होगा? भोपाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताइएगा। साथियों आप समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, है ना, और एक एक पद के लिए हमें लड़ना पड़ेगा आगे। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हम इन प्रॉब्लम्स को पीछे धकेल कर हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।